गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार से संबंधित सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आने वाले वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा हम अलंकार के विषय में जान लेते हैं कि अलंकार क्या है। नोट करिए, अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? सजावट होता है। क्या होता है? अलंकार का अर्थ सजावट होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। जहाँ पर अलम का अर्थ क्या है? सजावट से लिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर शब्दों की सजावट हो, क्या हो? शब्दों की सजावट हो, वो हमारा क्या है? अलंकार है। अलंकार दो भागों में, अलंकार के दो भेद हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि अलंकार कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे दो भेद हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पटपीत मानहु तड़ित रुचि, सूचि नौमी जनक सुतावर। बताना है आपको इनमें से कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर यमक अलंकार है। तो आइए थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कौन सा अलंकार है। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कह रहा है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब कैसे? आइए ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में कम आया होगा। ट्रिक है, मनु मानहु जनु जानहु, इव मानो मेरे जान। यदि पंक्ति में ये शब्द दिए हों तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो जैसे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? पट पीत मानव तड़ित रुचि। यहाँ पर क्या है? मानव शब्द आया हुआ है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, जैसे दिया हुआ है, नेत्र मानो कमल हैं। क्या है? नेत्र मानो कमल हैं। तो यहाँ पर क्या है? मानो शब्द आया हुआ है, तो क्या है? यहाँ पर समझ जाएंगे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्या दिया हुआ है? सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। मानव की जगह कभी कभी क्या दे देता है? मानव। मानव नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। तो मानव दे या मानव दे? तो मैंने बताया हुआ है कि जनु जानो मनु मानो हो, इव मानो मेरे जान। यदि ये शब्द दिए हों तो वहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो समझ के होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार को बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अलंकार बताना है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है में से कौन सा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो आपको बता दें, इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वो कैसे? आइए थोड़ा सा इसकी भी परिभाषा को समझते हैं। इसमें उपमा अलंकार कैसे छिपा हुआ है। यहाँ पर उपमा अलंकार की परिभाषा दी हुई है। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ क्या है? उपमा अलंकार है। यहाँ पर क्या है? मुख की समानता किससे की गई है? मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है परिभाषा? जहाँ एक वस्तु की समानता कि दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार है। ऐसे भी समझ गए होंगे। अब यहाँ थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर उप का अर्थ क्या है? समीप। माँ का अर्थ क्या होता है? तोलना। तो किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समीप लाकर उसको तोला जाए। जैसे यहाँ पर मुख को क्या है? चंद्रमा के समान क्या बताया गया है? मुख को चंद्रमा के जैसे तोला गया। तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। यहाँ पर क्या कह रहा है? अर्थात दो वस्तु को समीप रखकर तोला जाए, वहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। और थोड़ा एग्जाम्पल से और समझते हैं। यहाँ पर ट्रिक भी दी हुई है, ट्रिक से और समझ में आ जाएगा। वैसे तो हालांकि सबसे सिंपल तो उपमा अलंकार है, आपको समझ में आ गया। और ट्रिक है, पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ शब्द क्या दिए हों? सासी से दिए हों। तो योजक चिन्ह लगा हुआ था, लिखा हुआ था मुख मानो चंद्रमा सा है। तो यहाँ पर योजक चिन्ह तो लगा हुआ है और सा भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ शब्द
सा, सी, से, ये तीनों शब्द कोई भी दिखें तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, समान, सम, सरिस, इमी, ये भी शब्द दिए हों तब भी हम वहाँ पर पहचान कर लेंगे कि क्या है, वहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है राधा रति के समान सुंदरी है, तो यहाँ पर क्या समान दिया हुआ है, तो रति के समान सुंदरी है। तो मैंने बताया जहाँ किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, राधा रति के समान सुंदरी है, समान भी दिया हुआ है, तो इससे हमें पता भी चल रहा है क्या है, उपमा अलंकार है। अब दूसरा एग्जाम्पल है मखमल के झूल पड़े हाथी सा झूला, तो यहाँ पर योजक चिन्ह भी है और सा भी दिया हुआ है, तो हमने क्या पहचाना कि क्या है, उपमा अलंकार है। समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, पूछा है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नोट करिए। मैंने बताया था, नहीं शायद नहीं बताया इसको। यहाँ पर क्या है, जहाँ पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर देख रहे होंगे चा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं। दिया हुआ है अनुप्रास अलंकार, कह रहा है परिभाषा इसकी, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति क्रम से क्या हो, बार बार हो। यहाँ पर समझने वाली बात है, क्रम से होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, तब वहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार होगा। समझे। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है चंदू के चाचा ने, क्या है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई, तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है और क्रम से हो रही है, तो यहाँ पर हम समझ गए कि क्या है, अनुप्रास अलंकार है। आइए और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल और दिया हुआ है, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यहाँ पर ख वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है और किससे हो रही है, क्रम से हो रही है। तो ये भी ध्यान देना है, यदि क्रम से है और बार बार है तो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियाला, तो यहाँ पर मा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपको बताना है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न क्या है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है। नोट करिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं इसमें यमक अलंकार कैसे है। तो यहाँ पर यमक अलंकार की परिभाषा दी हुई है। परिभाषा क्या दी हुई है, जहाँ कोई शब्द दो बार या उससे अधिक बार आए और दोनों जगहों पर उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो क्या है, यमक अलंकार हो। यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या था, जहाँ पर कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आए और क्रम से आए। यहाँ पर शब्द की बात कर रहा है, वर्ण की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, दो शब्द आए हैं, तो ये हमारा क्या है, यमक अलंकार। शब्द क्या आए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। तारे का यहाँ पर अर्थ है क्या है, तरना। जैसे पूर्वज को कहते हैं ना, पूर्वज जैसे कहीं जाते हैं, हरिद्वार हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो वहाँ से जब वापस नहीं आते हैं तो कहते हैं कि पूर्वज हमारे तर गए। और यहाँ पर तर की बात क्या है, यहाँ पर तरना से लिया गया है। और यहाँ पर नभ में ना तारे, यहाँ पर स्टार से लिया गया। किससे लिया गया है, स्टार से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों शब्दों के अर्थ क्या अलग अलग हैं। और एग्जाम्पल से समझते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराई नर या पाए बौराय। तो यहाँ पर कनक कनक दो शब्द दो बार आए हैं, तो क्या हो जाए, दोनों का अर्थ यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न। एक कनक अर्थ क्या है, धतूरा है, और एक कनक अर्थ क्या है, सोना है। यदि आदमी क्या है, सोना पा जाता है तब भी क्या हो जाए, पगला जाता है। धतूरा पा जाता है तब भी, धतूरा खा जाता है तो क्या हो जाता है, तब भी पगला जाता है।
क्योंकि धतूरा क्या होता है, अधिक गर्म होता है। अभी अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो यहाँ पर क्या है, कनक कनक शब्द क्या है, 2 बार आया हुआ है और दोनों के अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न। एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, और एक कनक का अर्थ क्या है, सोना। तो यहाँ पर जब व्यक्ति को सोना मिल जाता है तो क्या हो जाता है, पगला जाता है। जब व्यक्ति को अधिक धतूरा यदि खा लेता है तब भी क्या होता है, पगला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, मैंने बताया था यमक अलंकार है। और एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल दिया जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना यहाँ पर किस लिए, एक सजना का अर्थ क्या है, यहाँ पर संवरने से है, सजने से क्या है, संवरने से है, अच्छे से सज धज के क्या है वो, सजना से क्या है, अपने पति से क्या है, पति के लिए क्या कर रही है, पति के लिए वो सज रही है। सजना यहाँ पर क्या है, पति से लिया गया है। यहाँ पर दूसरा अर्थ क्या सजना का, पति से है। तो दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न, तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। अब यहाँ अगला एग्जाम्पल समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा। घटा का यहाँ अर्थ क्या है, बादल है, और दूसरी घटा का अर्थ क्या है, कम होना। तो यहाँ पर क्या है, काले बादलों का क्या हुआ, घमंड क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले घटा का अर्थ क्या है, बादल, दूसरी घटा का अर्थ क्या है, कम होना। तो समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में पूछ रहा कौन सा अलंकार है। नोट करिए, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आइए इसको समझते हैं कैसे यहाँ पर श्लेष अलंकार, थोड़ा सा ये बता देते हैं। यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया और इसके अर्थ क्या, 3 भिन्न भिन्न दिए गए। यहाँ पर कह रहा है, कवि कह रहा है कि रहमन पानी राखिए, पानी को रखो, क्योंकि पानी के बिना क्या है, मोती बेकार है, और पानी के बिना मनुष्य बेकार है, पानी के बिना चूना बेकार है। पानी में ये रहेंगे तो ये चमकेंगे, पानी में मनुष्य रहेगा तो क्या वो खिलता हुआ है नजर आएगा, बिना पानी के उसका जीवन बेकार है मनुष्य का। और चूना जो है, चूना पानी में ही रहता है तो क्या होता है, चूना बनता है। तो यहाँ पर कहा गया, थोड़ा सा इसको समझते हैं श्लेष अलंकार को भी। तो ये श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या दी हुई है, जहाँ किसी शब्द के अर्थ एक से अधिक निकले वहाँ क्या है, श्लेष अलंकार है। यहाँ पर क्या है, शब्द के अर्थ क्या है, एक से अधिक है और उसी में दिया हुआ है अर्थ। उसमें क्या था, अनुप्रास में क्या था, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो क्या होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार था। जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर क्या था, यमक अलंकार था। श्लेष अलंकार में क्या है, जहाँ किसी शब्द के अर्थ एक से अधिक निकले और वहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। यहाँ पर कह रहा श्लेष का अर्थ चिपकना है। एग्जाम्पल से थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे दिया हुआ है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर क्या है, कॉमा लगा हुआ, कवि व्यभिचारी चोर। तो इस सुबरन को क्या है, कवि भी खोज रहा है, व्यभिचारी भी खोज रहा है और चोर भी खोज रहा है। सुबरन क्या है, एक व्यक्ति, सुबरन की तुलना एक व्यक्ति से की गई। ठीक उसी प्रकार पानी की तुलना किसी की गई है, मोती में, मोती मानुष चून। किससे, मोती मानुष चून। पानी के बिना मोती बेकार है, पानी के बिना मनुष्य बेकार है, पानी के बिना चूना बेकार है। इसी प्रकार यहाँ पर सुबरन, सुबरन कवि, सुबरन व्यभिचारी, सुबरन एक चोर भी हो सकता है, सुबरन कवि भी हो तो सुबरन एक चोर भी हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों के अर्थ क्या हैं, भिन्न भिन्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम पता कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। क्या है, श्लेष अलंकार। आइए आगे समझते हैं। सबसे सरल ये वाला है, क्या है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोजवन हर्षे लोचन भंग। पूछ रहा है इनमें से कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो नोट करिए, यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर आपको बता दें कि जब भी आपको योजक चिन्ह मिल जाए तो हम वहाँ पर हम समझ जाए, ना ही किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो और ना ही किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा,
योजक चिन्ह बस मिल जाए हमें तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे क्या है, वहाँ पर रूपक अलंकार है। जैसे यहाँ पर रघुबर और बाल के बीच में क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार से संत सरोजमन के बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ। तो यहाँ पर हम आंख बंद करके रूपक अलंकार लगा देंगे। थोड़ा सा इसको भी समझते हैं कैसे। यहाँ पर परिभाषा दी हुई है, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इनसे भी प्रश्न बन जाता है, पूछता है कि जहाँ उपमेय में उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसके भी एग्जाम्पल और हैं समझते हैं। ट्रिक दी हुई है वही है जो मैंने बताया कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह हो वहाँ पर रूपक अलंकार हो, केवल योजक चिन्ह हो, ना ही वहाँ पर सासी से हो, क्या हो, सासी से, ये सब क्या हो ना वहाँ पर उपस्थित नहीं होने चाहिए, और ना ही सम सरिस इत्यादि होने चाहिए। केवल योजक चिन्ह हो तभी वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे दिया हुआ एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, तो क्या है, चंद्र खिलौना के बीच में क्या योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। चंद्र खिलौना लाई हूँ, वो कह रहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, तो यहाँ पर चरण और कमल के बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ। आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं रूपक अलंकार की परिभाषा को कि चरणों को कमल के समान क्या है यहाँ पर बताया गया है और उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। इससे भी आप बता सकते हैं कि रूपक अलंकार, रूपक मतलब रूप उसका क्या है, बदला गया है। रूपक से ही पता चलता है कि उसका रूप क्या है, बदल दिया गया है और योजक चिन्ह के साथ में। जैसे चरण को क्या है, कमल के समान बताया गया है। यहाँ पर चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को उसने क्या किया, खिलौना को बता दिया कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, तो चंद्र को क्या है, कह रहा है खिलौना बता दिया इसने, तो ये योजक चिन्ह भी लगा हुआ। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार हैं। नाम से ही पता चलता है कि उसके रूप क्या है, बदल दिए। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की क्या है, समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। जहाँ उपमेय में उपमान की क्या समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, बताना है वहाँ पर कौन सा अलंकार है। नोट करिए, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये मैंने पढ़ा दिया था। तो यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है और वहाँ पर अलंकार भी दे सकता है, तो वहाँ पर बताना होगा कि कौन सा अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है, तो समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या है, दीप सा, तो सासी से मैंने बताया था, सासी से जब दिए हों तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, ये भी मैंने बताया था। क्या हो, उपमा, सासी से दिया हो तो क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पहले तो ये जान लीजिए, यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर सासी से दिया हुआ है तो क्या है, इस पंक्ति में वाचक पूछ रहा है, तो वाचक शब्द कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट हो जाएगा, सा। ओके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। तो नोट करिए वहाँ पर कौन सा अलंकार है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, वहाँ पर रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है, ये मैंने बताया था कि वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, क्या है, चंद्र खिलौना लाई हूँ, तो यहाँ पर क्या है, चंद्रमा को एक खिलौना बता दिया गया है, तो उपमेय पर उपमान क्या अभेद आरोप कर दिया गया है, उसको एक खिलौना बता दिया गया, तो क्या है वहाँ पर रूपक अलंकार, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पानी विच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी, पूछ रहा है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो रूपक, ना ही रूपक है, ना ही उत्प्रेक्षा है, ना ही यमक है, और ना ही क्या है, अनुप्रास है, तो इनमें से कौन सा अलंकार है, तो उपमा तो है नहीं है, मैंने बता दिया। अब इन तीनों में से कोई एक अलंकार है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ क्या कह रहा है, पानी विच मीन प्यासी, पानी में मछली रहते हुए भी क्या है, वो प्यासी है, क्या है, पानी में रहती है मछली और फिर भी वो क्या है, प्यासी है। तो कवि कह रहा है, मोहि सुनी सुनी आवे हाँसी,
तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कैसे? जहाँ पर कोई कारण रहते हुए भी कार्य पूरा ना हो, कार्य ना हो, वहाँ पर क्या है? विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। जैसे पानी में मछली रहती है, लेकिन फिर भी वो क्या है? प्यासी है। तो कभी कह रहा है मोहे सुनी सुनी आवे हाँसी। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न, अलंकार के कितने भेद हैं? मैंने शुरू में ही बताया था कि अलंकार के 2 भेद हैं। हालांकि वैसे तो उभयालंकार भी होता है। क्या होता है? उभयालंकार। लेकिन इसको क्या है? माना नहीं गया है। ये क्या होगा? माना नहीं जाएगा। केवल 2 माने जाएंगे, अर्थालंकार और शब्दालंकार। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे आपको पढ़ाते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या? अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं जो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। अनुप्रास अलंकार के जैसे 6 का अनुप्रास हो गया, 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा हो गया लटानुप्रास। क्या हो गया? लटानुप्रास अलंकार हो गया। और वृत्तानुप्रास हो गया। वृत्तानुप्रास अलंकार भी पूछता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और हो गया श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या हो गया? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सा अलंकार है। और अंत्यानुप्रास अलंकार है, कौन सा है? अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इनमें से 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, ये सभी पूछता है कि इनमें से कौन सा अलंकार। भाई 6 का अनुप्रास को पहले समझते हैं। 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास अलंकार क्या है? 6 का अनुप्रास अलंकार, 6 का अर्थ है चातुर्य, अर्थात वाक से परिपूर्ण एक या अधिक वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? 6 का अनुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 का अनुप्रास। आप इससे भी समझ सकते हैं कि जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति क्रम से, क्या है? क्रम से, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति क्रम से क्या हो? एक बार हो। क्या हो? क्रम से एक बार हो। वर्ण की आवृत्ति क्रम से क्या हो? एक बार हो, वहाँ पर क्या है? 6 का अनुप्रास अलंकार। जैसे एग्जाम्पल है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है? क्यों विकल रागनी बजती है? ये दिया हुआ है। तो क्या है? करुणा। यहाँ पर क्या करे? इस करुणा कलित हृदय में, तो का वर्ण की आवृत्ति क्या है? क्रम से एक बार ही हुई है। ये का तो दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद क्या है? वर्ण की आवृत्ति क्या है? केवल एक बार है का की आवृत्ति। तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे क्या है? 6 का अनुप्रास अलंकार है। का वर्ण की आवृत्ति दे, मा वर्ण, किसी भी वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार दे। कितनी बार? केवल एक बार दे, वो भी क्रम से। जैसे करुणा का तो दिया गया है, लेकिन इसकी आवृत्ति केवल अब एक बार है। क्या है? एक बार है। का से अब क्या है? कलित आया, अब नहीं आएगा। तो हम क्या समझ जाएंगे? वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार है। आइए अब दूसरे अलंकार को समझते हैं। अगला है लटानुप्रास। क्या है? लटानुप्रास अलंकार। लटानुप्रास अलंकार क्या है? लटानुप्रास अलंकार में क्या है कि जहाँ कोई ऐसे शब्द 2 बार आते हों। क्या आते हों? जहाँ कोई शब्द 2 बार प्रयुक्त हुए हों। क्या हो? 2 बार प्रयुक्त हुए हों, लेकिन उनका क्या है? अन्वय करने पर। क्या है? अन्वय करने पर या उनको आपस में तुलना करने पर। जब तुलना हम करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर उनका अर्थ क्या है? अलग अलग है। वहाँ पर क्या होगा? लटानुप्रास अलंकार होगा। जैसे थोड़ा सा समझते हैं क्या। जैसे में दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे दिया है पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो का धन संचय लिख लो। का धन संचय। और दिया है नीचे इसके पंक्ति दी हुई है, पूत कपूत तो का धन संचय। तो का धन संचय। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए पूत की, ये तो पूत क्या है? उसका लड़का, लड़के की बात कर रहा है। कह रहा है कि लड़का यदि सपूत, मतलब सा मीन्स अच्छा है, तो क्या है? धन को
इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप धन क्या होगा, एकत्रित कर लेगा। यहाँ पर दूसरा पंक्ति क्या कह रही है, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि पूत क्या है, यदि बेकार है, कपूत है क्या है, बहुत ही बेकार है, तो क्या है, उसको धन को हम संचय करेंगे, धन को जोड़ कर रखेंगे, तो क्या होगा, वो धन को उड़ा करके रख देगा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, लटानुप्रास अलंकार होगा। इससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है, लटानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, अलंकार के संबंध में प्रथम काव्यशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी। तो भरत मुनि ने नहीं दी थी। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी, 8 बताई थी। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। वैसे तो 11 है, यदि रसों की संख्या पूछी जाए तो 11, और भरत मुनि के अनुसार पूछी जाए तो 8 बताएंगे भरत मुनि। और आचार दांडी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्यशास्त्र की परिभाषा आचार दांडी जी ने दी थी। पिंगल शास्त्र क्या थे, पिंगल शास्त्र क्या थे, ये पिंगल ऋषि ये थे क्या थे, इन्होंने छंद की परिभाषा दी थी। क्या थी, छंद की परिभाषा दी थी। किसकी परिभाषा दी थी, छंद की। तो ये दोनों में से तो कोई है नहीं, केवल यही बचे आचार दांडी, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो केवल यही प्रश्न पूछे जाते हैं वीडियो एग्जाम में। आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।